हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक फरकिया हियर अगेन वेलकमिंग यू ऑन सिविल लर्नर्स। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सतपुड़ा पर्वत के बारे में। मैंने आपको सतपुड़ा रेंज की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अलावा उससे क्या क्या फैक्ट्स थे, उसकी चोटियाँ, नदियाँ वगैरह, चट्टान, खनिज हमने सब डिस्कस कर लिए थे। ओवरऑल सतपुड़ा पर्वत हमने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आज का है वो विंध्यन रेंज के बारे में है। तो हमें विंध्यन रेंज के बारे में पूरा पढ़ना है। विंध्यन रेंज में ओवरऑल एमपी के अलावा कहाँ का इसका विस्तार है वो भी आपको इसमें साथ में ही पढ़ा दूंगा, ताकि जब हम जियोग्राफी के लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें इसे डबल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि पठार अगर पढ़ाएंगे तो अपन उसमें डबल से भी कवर कर लेंगे इसे, लेकिन आज विंध्यन रेंज के बारे में हमें पढ़ना है। और विंध्यन रेंज जो है ये इस मैप के थ्रू अपन को समझना होगा कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है और इसकी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो आइए विंध्यन रेंज को अपन एक एक पॉइंट से समझते हैं। ये हमारी विंध्यन रेंज जो है गुजरात के जोगढ़ से लेके एमपी और यूपी होते हुए बिहार तक फैली हुई है। विंध्यन रेंज का मुख्यतः विस्तार अगर आपसे कोई पूछे तो एक गुजरात के जोगढ़ से लेके मतलब एमपी, यूपी और बिहार तक विस्तार है। और इसके पूर्व में देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार आ जाता है और इसके दक्षिण में अगर बात करें तो नर्मदा सोन घाटी के समानांतर ये विंध्यन रेंज फैली हुई है। और विंध्यन रेंज की अगर बात करें, ये मुख्य रूप से दो श्रेणियां इसके अपन को याद रखना है, एक तो भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। ये विंध्यन रेंज की प्रमुख दो श्रेणियां हैं, जो कि एमपी भांडेर श्रेणी का विस्तार एमपी और यूपी में है, और जो कैमूर श्रेणी है उसका विस्तार एमपी, यूपी और बिहार तीनों राज्य में इसका विस्तार है। अब अपन को याद रखना है विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज को एक और नाम से जाना जाता है, पठारों का कगार कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि ये जो विंध्यन रेंज है, नर्मदा सोन घाटी इधर है और इसके जो भ्रंश है, ये भ्रंश घाटी है, तो ये भ्रंश के रूप में, कगार के रूप में पर्वत खड़ा हुआ है, इसलिए इसे पठारों का कगार भी कहा जाता है। यहाँ पे कई पठार, जैसे मालवा का पठार इसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है आंशिक भाग, रीवा पन्ना का पठार इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार इस विंध्यन रेंज को अपन पठारों का कगार नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद एक और बात आती है कि विंध्यन पर्वत रेंज जो है इसका नामकरण किसने किया था। तो ये विंध्यन रेंज है, इसका नामकरण आपने नाम सुना होगा, टोलमी नामक भूगोलवेत्ता ने इसका नामकरण किया था। तो विंध्यन रेंज, इसका मतलब होता है कि ये अवरोधक या बाधक के रूप में कार्य करती है। अब अवरोधक और बाधक की बात है तो अवरोधक बाधक किसके लिए, तो ये सौर विकिरण, क्योंकि बहुत ऊंचा पर्वत है, हिमालय से भी अति प्राचीन पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, हालांकि अब कम हो गई है। तो सौर विकिरण जो है वो जब सूर्य से आती थी तो उसके अवरोधक के रूप में जो है ये विंध्यन पर्वत काम करता था। और आज वर्तमान युग की अगर बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत बन गया है। बहुत प्राचीन पर्वत था लेकिन इसलिए वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और एक और इसका इंग्लिश में अगर मीनिंग देखें तो हंटर इसका होता है मीनिंग, और इसका अर्थ जो होता है शिकार। मतलब विंध्यन पर्वत है यहाँ पे, मतलब जो आखेटक संग्रह या जो आदिवासी लोग रहते थे वो शिकारी, मतलब शिकार बहुत करते थे, इसीलिए हंटर नाम भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो टोलमी ने इसको विंध्यन नाम इसीलिए दिया। तो हमने थोड़ा सा विंध्यन पर्वत के बारे में एक मोटा मोटा जानकारी के रूप में थोड़ी सी लाइव डिस्कशन किया है, ताकि आपको विंध्यन रेंज समझने में आसानी हो। और इसका हमने इसकी जो पहाड़ियाँ हैं मुख्य मुख्य, जैसे भांडेर हो गई, कैमूर हो गई, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अब अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका विस्तार कितना है, इसकी लंबाई वगैरह, जैसे हमने सब पठार में डिस्कस किया है ऐसे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं विंध्यन रेंज के बारे में, इसकी स्थिति क्या होगी। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे साथ में और उसको डेली रिवीजन भी कर रहे होंगे, तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको जब सारे वीडियोस हो जाएंगे। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे, क्विज सॉल्व करोगे या आंसर राइटिंग वगैरह करोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसको अपन 1 बाय 1 पॉइंट में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्थिति में अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी आपको। लेकिन अपन इसकी स्थिति अगर बात करें तो ये जो विंध्यन रेंज है ये प्रायद्वीपीय पठार का उपभाग है। जैसा कि सतपुड़ा पर्वत भी प्रायद्वीपीय पठार का उपभाग मैंने कल आपको समझाया था, इसी प्रकार ये भी प्रायद्वीपीय भारत का उपभाग है, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में फैला हुआ है।
तो आपको इसकी स्थिति याद रखना है। और इसके पूर्व में अगर बात करें तो इधर छोटा नागपुर का पठार है, और अगर दक्षिण में अगर बात करें नर्मदा सोन घाटी प्रदेश है, और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत भी आता है। और इसी प्रकार इधर अगर बात करें तो अरावली रेंज इधर आ जाती है। तो आपको स्थिति में ये भी मेंशन कर देना प्रायद्वीपीय भारत का उपभाग है, जो कि मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में फैला हुआ है। अब अगर इसकी अपन बात करें लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई टोटल लेंथ अगर अपन डिस्कस करें तो ये लेंथ पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लेंथ जो है 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर आपको मेंशन कर देना है। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, तो 450 टू 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये आपको याद रखना है। 450 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब अगर इसके बाद अपन बात करें इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कंडीशन आती है, क्योंकि विंध्यन रेंज में ही मालवा का पठार आता है। और मालवा के पठार की आप मैंने पढ़ाया होगा सबसे ऊंची चोटी जानापाव की चोटी है, जिसकी मतलब जो ऊंचाई है 881 मीटर है। और इसी के अंतर्गत भांडे श्रेणी जो आती है विंध्यन की, यहाँ पे दमोह में गुडविल चोटी है, सद्भावना शिखर जिसे कहते हैं हम, उसकी जो ऊंचाई 752 मीटर है। और इसी चोटी को जो है विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माना गया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर पे ही टिक करना है और यही लिखना है। तो ये याद रखना आपको। मैं स्टार लगा देता हूँ इस पे, ताकि आपको याद रहे अच्छे से कि विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर है। और इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ से निकलने वाली नदियां। तो नदियां मुख्य रूप से यहाँ से सारे पठार आपने पढ़े ही होंगे, तो उसमें भी आपको एक आइडिया होगा कि यहाँ से बेतवा, केन जैसी नदियों का प्रभाव विंध्यन पर्वत से ही होता है। और यह आगे चल के गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। तो आपको नदियों में केवल इतना ही मेंशन करना है, इतना काफी है। उसके बाद अगर हम बात करें इस यहाँ पे चट्टानें कौन सी पाई जाती है, तो ये विंध्यन पर्वत जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का उपभाग है। तो प्रायद्वीपीय भारत का उपभाग है, और नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ विंध्यन रेंज है, तो यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी चट्टानों का विस्तार कम है, मोस्टली विंध्यन क्रम की चट्टानों का यहाँ पे विस्तार है। अगर इसके बाद अपन बात करते हैं खनिज की, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार यहाँ पे भांडे श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है। तो जो भांडे श्रेणी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पन्ना आपने नाम सुना होगा, हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज में अपन को वही मेंशन करना है। यहाँ पे मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है, और हीरे के अलावा यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। अब इसके बाद अपन सीधे आते हैं मृदा, और यहाँ पे कृषि कैसी है। मृदा कृषि की अगर बात करें तो यहाँ पे ये विंध्यन पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो लाल मिट्टी और कछारी मिट्टी का यहाँ पे विस्तार है। तो पूर्वी क्षेत्र में लाल और कछारी मिट्टी का, और अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो काली मिट्टी का यहाँ पे मुख्यतः विस्तार है। अब आपको इतना याद रखना है, मृदा कृषि, अब मिट्टी का विस्तार है, तो कृषि यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन और चावल की खेती यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। ये मृदा और कृषि के बारे में हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अगर अपन तापमान, जलवायु और वर्षा के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ का जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर शीत ऋतु की बात की जाए तो ये तापमान बहुत कम होकर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और वर्षा की अगर बात करें तो 75 टू 125 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि तापमान कितना है, जलवायु इसकी कैसी है, मतलब अधिक गर्म और सामान्य ठंड यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। और वनस्पति की अगर बात करें 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। तो वनस्पति यहाँ पे सागौन, पलाश,
तेंदुपत्ता और आम जैसे वृक्षों का यहाँ पे मुख्य रूप से विस्तार है। तो ये हमने विंध्यन पर्वत के बारे में स्टार्ट से डिस्कस किया है, स्थिति से लेके लंबाई इसकी कितनी है, चोटियाँ इसकी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे पहाड़ियों की बात करें तो भांडे श्रेणी, कैमूर श्रेणी आती है, और जो गुडविल चोटी है वो डिस्ट्रिक्ट भी याद रख लेना, दमोह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, दमोह जिले में। इसके बाद अपन ने बात करी नदियाँ, यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे चट्टानों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, खनिज कौन से हैं, मृदा, कृषि, तापमान, वनस्पति तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारा एक तरह से विंध्यन रेंज जो है पूरी कवर इसमें हो गई है। अब इसके बाद एक और पॉइंट बचता है महत्व का, तो महत्व भी मैं आपको इसका बता देता हूँ कि क्या इसका महत्व है। मुख्य रूप से ये महत्व हालांकि प्री की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन मेंस में आपको जब आ जाए विंध्यन रेंज के बारे में तो वहाँ पे आपको इसका वर्णन करना जरूरी है। तो इसलिए महत्व अपन हर वीडियो में समझ चुके हैं, और इसमें भी महत्व अपन देख लेते हैं इसका क्या महत्व है। तो महत्व हमने दो दृष्टि से इसके महत्व को देखते हैं। एक इसका देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से क्या महत्व है, और पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से इसके महत्व देखा जाए तो ये हमारा भारत, मतलब ये भारत का पूरा भाग, ये पूरा भारत है हमारा, या बीच में मध्य प्रदेश स्थित है। और ये जो विंध्यन रेंज है ये भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उसी के अलावा ये भारत को भौगोलिक के साथ साथ दो सांस्कृतिक भागों में भी विभाजित करती है। इसलिए इसका महत्व इस प्रकार लिख सकते हैं कि विंध्यन रेंज जो है भारत को भौगोलिक विभाजन के साथ साथ दो सांस्कृतिक भागों में विभाजित करती है। ये उत्तर भारत हो जाएगा, यहाँ की संस्कृति अलग, और ये दक्षिण भारत। तो ये इसका सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व देख लिया है हमने। अब इसका पर्यटन की दृष्टि से महत्व अगर देखें तो ये विंध्यन रेंज का भाग है, यहीं पे लाल बलुआ पत्थर खनिज के रूप में पाया जाता है। तो लाल बलुआ पत्थर यहाँ पे पाया जाता है, और इसी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग लाल किले के निर्माण में किया गया था, और खजुराहो के मंदिर में भी इन्हीं पत्थरों का निर्माण किया गया है। तो ये आपको पर्यटन की दृष्टि से भी इसका महत्व इसमें मेंशन कर देना है। तो विंध्यन रेंज का महत्व हमने देख लिया है, सांस्कृतिक रूप से क्या महत्व है, दो भाग में विभाजित करता है, और पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है ये भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब एक और पॉइंट हमारा बच रहा है जो कि फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। ये जो कैमूर श्रेणी है, ये कैमूर श्रेणी यमुना नदी इधर से आती है और सोन नदी इधर से जाती है। तो सोन और यमुना नदी के बीच में ये जल विभाजन का कार्य करती है। तो ये आपको एक पॉइंट और याद रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सोन और यमुना के बीच का जल विभाजन का कार्य कौन सी श्रेणी करती है। तो आपको बताना है कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है विंध्यन रेंज को, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो आज हमने विंध्यन रेंज के बारे में पूरा पढ़ लिया है, एक एक डायमेंशंस के साथ मैंने इसको कवर करवाया है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारा आज जो है पूरा मध्य उच्च प्रदेश हो गया है, प्रायद्वीपीय पठार के जो भी भाग थे वो भी उपभाग हमने इसमें कर लिए हैं जो एमपी में विस्तारित है। उसके अलावा अब हमको देखना है एक और पार्ट, ये सारा एमपी की जलवायु के बारे में डिस्कस करना है। तो उसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट बना दूंगा जलवायु के बारे में, और इस प्रकार भौगोलिक विभाजन और जलवायु हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, क्विज सॉल्व भी करते रहिए, और सारे पठार के नोट्स में जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ के रूप में। थैंक यू ऑल, जय हिंद।